नमस्कार। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा, ठीक है ना। और चैप्टर का नाम सबको पता चली गया, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमने पदार्थ के गुणों के बारे में हम पढ़ रहे थे और पदार्थ के गुणों में हमने एक गुण पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में नाम लिख देता हूं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब इसमें हमने एक गुण पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर रूप से गतिशील होते हैं। उसमें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल समझा देता हूं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। और हमने पढ़ा था कि यदि तापमान बढ़ा दिया जाए, यदि तापमान बढ़ा दें तो तापमान बढ़ाते ही पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूं मैं आपको। जैसे ही हम पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाते ही पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, इसका मतलब है बढ़ेगी, है ना। ये तीर ऊपर की तरफ है तो बढ़ेगी, और अगर हम ऐसे लगाते हैं तो घटेगी। कुछ शॉर्ट में कुछ चीज हम ले लेते हैं। तो जब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है, उदाहरण हमने देखा था कि कमरे के एक कोने में हमने कोई परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोल दिया, या सेंट होता है उसकी शीशी का ढक्कन अगर हमने खोल दिया, तो उसके खोलते ही क्या होगा, उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। या हमने एक उदाहरण देखा था कि यदि हम एक कमरे के एक कोने में, बड़ा हॉल है, उसके एक कोने में हम अगरबत्ती जला दें तो कुछ समय बाद उसकी खुशबू आपको दूसरे कोने और कमरे के और अन्य भागों तक भी मिल जाएगी। इसका मतलब पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ठीक है। और भी है, अगर हम एक गिलास ले लें, उस गिलास में एक टिकिया पोटेशियम परमानेंट की डाल दें तो धीरे 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 वो पूरे उसमें फैल जाएगी। हम स्याही की बूंद डाल दें तो वो धीरे 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 उस पूरे गिलास में फैल जाएगी। अब बात आती है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि जो अगरबत्ती थी वो गैस, उसके कण किसमें, गैस के रूप में है, ठीक है। या फिर हमने द्रव के अंदर पढ़ा, क्या ठोसों में भी ऐसा होता है? क्या ठोस के भी कण निरंतर गतिशील होते हैं? तो उसका जवाब भी है हां। जब हम पदार्थ पढ़ रहे हैं इसका मतलब इसमें सभी आ गए, ठोस भी आ गया, द्रव भी आ गया और गैस भी आ गई, ठीक है। तो ठोस के कणों में क्या होता है, देखो ये एक ठोस है और उसको मैंने कण के रूप में यहां पर दिखाया गया है, आप, ठीक है। ये उस ठोस के कण हैं, इस तरह से व्यवस्थित है। मैं थोड़ा सा और इसकी व्यवस्था परिवर्तित कर देता हूं। मान लो इस तरह से व्यवस्थित हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब इन दो को हटा दिया मैंने, क्योंकि व्यवस्था ठोस का टुकड़ा है तो वो, क्योंकि ठोस होगा जैसे छड़ के रूप में है मान लो, तो ये ऊपर नीचे इसके कण से नहीं जा रहे। अब यहां पर भी क्या होता है कि ये ठोस के कण भी निरंतर रूप से गतिशील होते हैं। अब ये गतिशील का मतलब ये स्थानांतरित गति नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन ये कंपन गति करते रहते हैं। कंपन गति क्या होती है कि किसी कण के माध्य स्थिति के इर्द गिर्द होने वाली गति वो कंपन गति कहलाती है। जैसे ये है, ये कण, ये क्या करेगा, इधर और इधर हल्के हल्के कंपन करता रहेगा। ऐसे जैसे मान लो यहां पर है तो इधर 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 इधर, ये इसकी माध्य स्थिति है, इसके इधर इधर बहुत हल्के हल्के कंपन करता रहेगा, और इस कंपन के द्वारा ही ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता हुआ रहेगा, ठीक है। यहां से इधर टक्कर करेगा तो ऊर्जा इधर आ गई, ये इसके बगल वाले को, ये इधर वाले को, ये इधर वाले को, धीरे 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 ऊर्जा यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये ऊर्जा का जो संचालन होता है उसमें हम संचालन में भी इस चीज को हम पढ़ेंगे। जैसे एक लोहे का चिमटा है, उसके अगला भाग अगर चूल्हे के अंदर या किसी गैस पर, जलती हुई गैस पर रख दिया जाए तो उसका पिछला भाग तक गर्म हो जाता है, तो वहां क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है ना ऊर्जा का। तो वो भी इनकी कंपन गति के कारण होता है। जब ये कंपन करते हैं तो एक कण से दूसरे कण के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण करते रहते हैं। ये है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसकी एक और नई एक्टिविटी आज आपको मैंने यहां बता दी। अब हमारा अगला टॉपिक है विसरण। ये पदार्थ के कणों की गतिशीलता से ही संबंधित है। देखिए, विसरण की परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा होती है कि
कि पदार्थ के कण अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करें, उसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है, विसरण क्या होगा? जब पदार्थ के कण अपनी अधिक सांद्रता से, पदार्थ के कण अपनी अधिक सांद्रता से जब पदार्थ के कण अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः ही गति करते हैं, तो इसे विसरण कहते हैं। इसे विसरण कहते हैं, मतलब यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ रही, ऊर्जा कंज्यूम खर्च नहीं हो रही, पदार्थ के कण स्वतः ही गति कर रहे हैं बिना कोई फोर्स लगाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं विसरण। ये पदार्थ की कणों की निरंतर गतिशीलता का एक उदाहरण है, जिसे आप नोट कर लें। हो गया। अब अगला बिंदु है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है या नहीं। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। इसका मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। इसका मतलब है, यदि आप किसी लकड़ी के टुकड़े को तोड़िए, आप 3 चीज ले लीजिए। यहां पर मैं 3 चीज ले रहा हूं। पहला मैंने ले लिया लोहे की छड़, दूसरा मैंने लिया लकड़ी, तीसरी ली मैंने एक जल धारा, मतलब एक नल चला हुआ है, नल में से पानी निकल रहा है लगातार। ये नल है हमारा देसी नल, ठीक है, या दीवार में फिट है, और यहां से जल धारा लगातार निकल रही है। ठीक है, 3 चीज हो गई हमारे पास, लोहा, लकड़ी और जल की धारा। ये जल की धारा यहां पर मैंने बना दी है ना, नल बनाया हमने, टोटी चालू है इसकी, और इसमें से पानी निकल रहा है। अच्छा, नीचे फैलेगा ही पानी, तो फैलने दे उसको, कोई बात नहीं है। अब क्या है, तीनों को हम तोड़ के देखते हैं, तीनों पे हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और उन तीनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा बल आपको कहां लगाना पड़ेगा? इस लोहे के टुकड़े, ठीक है। उससे कम बल आपको लगाना पड़ेगा लकड़ी के टुकड़े पर, और जल धारा में तो आप आराम से यूं उंगली पार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चौथा, अगर मैं यहां वायु लूं, तो वायु को हम वैसे तो कहीं इस तरह से ले नहीं सकते, लेकिन हमारे कमरे में आप जहां बैठे हैं वहां चारों ओर हवा है, आप हाथ को घुमाइए, बहुत आसानी से आप हाथ को घुमा पा रहे हैं। आप इस लोहे की छड़ के यहां से उंगली को चलाइए, क्या आप उंगली को इसके दूसरी तरफ ला सकते हैं? मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, नहीं ला सकते। ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन किसी की अगर बल ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो वो, और ये छोटा है तो उसको तोड़ के आ सकता है। दूसरा लकड़ी में इससे कम, यहां सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको। तुलनात्मक अध्ययन है ना, सबसे ज्यादा बल यहां कम, यहां उससे कम, और जो मैंने हवा का एग्जांपल लिया था वहां
सबसे कम बल लगाना पड़ेगा। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इनके अंदर कि हमें सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, उससे कम, इससे कम, उससे भी कम, और सबसे कम बल अपने हाथ को उसके बीच से गुजारने में या उंगली को उसको बीच से गुजारने में। इस जल धारा में आप निकालिए, फटाफट से निकल जाएगी। उससे पहले हवा में तो पूरा हाथ ही आराम से निकलेगा। यहां अगर आप पूरा हाथ निकालेंगे यूं तो फिर भी आपको थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन हवा में आप हाथ को घुमाइए, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कोई बल लगाना ही नहीं पड़ रहा हमें। यहां थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। लकड़ी में आओगे तो इससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा जब तक ये अलग अलग टुकड़ों में नहीं। और यहां सबसे ज्यादा, इसका मतलब इनके जो कण हैं, लोहे के जो कण हैं, वो कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इनके मध्य में क्या है, आकर्षण बल है। ठीक है, तो इन कणों के मध्य में क्या है, आकर्षण बल। और देखिए एक सिंपल उदाहरण समझिए आप, एक रबड़ का टुकड़ा लीजिए, उस रबड़ के टुकड़े को आप खींचिए। जब आप रबड़ के टुकड़े को खींचेंगे वो खिंच जाएगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। पता ना सर, तो वो क्या है, वो उसके कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप ये हेडिंग लगा लें, पॉइंट लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण। समझ लिया ना हमने, ये समझने के लिए था, है ना, ये आपको लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, आकर्षण बल पाया जाता है जिसके कारण वे आपस में बंधे रहते हैं। ठीक है, अब ये जो आकर्षण बल होता है ना, इस आकर्षण बल को दो नाम दिए जाते हैं, ससंजक बल और आसंजक बल। ठीक है, ससंजक बल क्या होता है समझ लीजिए आप इसको ध्यान से। इसमें इस आकर्षण बल को दो नाम दिए जा रहे हैं, एक ससंजक बल और एक आसंजक बल। ससंजक बल होता है, ये आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, ससंजक बल होता है दो समान प्रकार के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, और आसंजक बल होता है दो असमान प्रकार के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है, दो चीज होगी, ससंजक समान समान और आसंजक असमान प्रकार के। ठीक है, इस पॉइंट को लिखें, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। हो गया। अब कुछ प्रश्न इन टेक्स्ट बुक जो हमारी किताब के अध्याय के बीच में जो पाठ होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, और उदाहरण दे रखे हैं कुर्सी। प्रश्न लिख रहा हूं मैं, पदार्थ हैं कुर्सी, टेबल, हवा, और यहां पर लिखा हुआ है स्नेह, गंध, घृणा, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी,
खुशबू, बताइए निम्न में से कौन कौन सी चीज पदार्थ हैं। देखिए करते हैं हम। पदार्थ हैं, शॉर्ट में लिखा है मैंने, है ना। देखिए कुर्सी, बताइए है क्या? हाँ है। अच्छा ऐसा करते हैं, आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, आप इनको कीजिए। जब आप इनको कर लेंगे फिर मैं ब्रेक के बाद इनको दोबारा से करूंगा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ हैं। तो देखो कुर्सी स्थान घेरती है, ठीक है, उसको द्रव्यमान भी है। टेबल, बात आती है हवा की, क्या हवा पदार्थ है? हाँ, हवा भी पदार्थ है, स्थान घेरती है। कैसे पता चलेगा स्थान घेरती है? आप एक बैलून लीजिए, गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे में हवा भरिए, धीरे 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 उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब उसने उसके अंदर की जगह को कवर कर लिया है, ठीक है ना, पता चल सकता है। भार होता है कि नहीं, इसके लिए भी आप प्रयोग कर लीजिए। एक डंडी ले लीजिए, उस पर दोनों तरफ दो गुब्बारे बांध लीजिए, दोनों में हवा भर लीजिए और उस डंडी को सीधी कर लीजिए। एक साइड गुब्बारा फोड़ दीजिए, जैसे आप फोड़ेंगे वो डंडी दूसरी तरफ झुक जाएगी, जिधर गुब्बारे में हवा है उधर झुक जाएगी। इसका मतलब उसमें हवा में भार भी होता है। महसूस करते हैं आप ठंडी गर्म स्नेह, क्या अफेक्शन, इसने अफेक्शन, क्या इसको हम महसूस तो कर सकते हैं अफेक्शन को, लेकिन ये स्थान नहीं घेर सकती, ठीक है ना, स्थान नहीं घेर सकती, ठीक है। गंध, गंध में कुछ ना कुछ तो होगा, पदार्थ घुले हुए हैं उसके अंदर, कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये क्या होगी? पदार्थ, ठीक है। हवा ही है एक तरह की, एयर, एयर के अंदर कुछ पदार्थ घुले कुछ हैं। घृणा, घृणा के बारे में नहीं है, ठीक है। बादाम बिल्कुल होगी, सभी जानते हैं। विचार, विचार होगी क्या? नहीं। शीत क्या है? एक तरह की हवा ही है, ठंडी हवा है, ठीक है, ठंडी हवा है। नींबू, पानी, इत्र की खुशबू। तो इस तरह से आप यहां से पहचान सकते हैं कि कौन सी चीजें पदार्थ हैं और कौन सी नहीं है। आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें? भार। दूसरी बात, उसमें क्या वो स्थान घेरनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, उसको हम फील कर सकें। फील जोड़ा गया है हवा के लिए, ठंडी हवा या गर्म हवा, शीत है या गर्मी है, ठीक है। अगला प्रश्न है इसके अंदर, हमारी बुक के अंदर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रभाव के कारण बताइए। कारण में पहला है
कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। गर्म खाना है, खाना बन रहा है किचन में, तो आपको दूर कमरे में बैठे हुए भी उसकी खुशबू आ जाएगी। बाहर भी बैठे हुए आप गेट के बाहर, वहां भी आपको खुशबू आ जाएगी, खाना बन रहा है। गर्म का इतना जल्दी क्यों? लेकिन ठंडे खाने के लिए आपको उसको नोज के पास, नाक के पास लाना पड़ेगा, या फिर आपको ठंडे खाने के पास जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए समझिए, हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। जब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है और उस गतिशीलता में भी हमने क्या कर दिया, गर्म खाना है, गर्म खाने में क्या बढ़ा हुआ है, उसका तापमान बढ़ा हुआ है। तापमान के बढ़ते ही उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, वो जल्दी से हवा के साथ चारों ओर वो गंध फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन ठंडे खाने में तापमान कम है। मैंने प्रश्न बोल के समझाया आपको, तापमान कम है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी उसमें नहीं होगी या फिर कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रश्न को कर सकते हैं। अगला है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, ऐसा पदार्थ के किस गुण के कारण हो रहा है? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। जब रिक्त स्थान ज्यादा होगा, अगर रिक्त स्थान ज्यादा है तो आसानी से उस पानी को वो तैराक काट पाएगा, आराम से उसमें वो तैर पाएगा। ठीक है, अगला है पदार्थ की कणों की क्या विशेषता है, जो हमने अच्छी तरह से पढ़ ही लिया है। अब हमारा बिंदु है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ की भौतिक अवस्था। अब हम सबसे पहले यहां पर बात कर रहे हैं पानी, जल की। हम किसकी बात कर रहे हैं? जल की बात कर रहे हैं। तो जल की जब हम बात करते हैं तो जल हमें तीन रूप में मिलता है। एक तो बर्फ के रूप में, एक जल लिक्विड के रूप में, और एक जल वाष्प के रूप में। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे वातावरण में मॉइस्चर बढ़ गया, इसका मतलब जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई, और इसकी वजह से उमस जैसा आपको फील होता होगा, हल्की हल्की थोड़ी सी हम घुटन सी कह सकें, ऐसा हमें फील हो रहा है, उमस हमें फील हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वातावरण में जलवाष्प बढ़ गई। रेनी सीजन है, बरसात का सीजन है, अब कहीं हल्की हल्की बरसात बूंद बांद हो गई और फिर साथ में धूप भी है, तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत पानी पड़ा गिरा है वो वाष्प में बन करके वातावरण में जल्दी से फैल गया। उसके वातावरण में वाष्प के फैलने के कारण जल में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, जिसके कारण हमें उमस, तो वो जलवाष्प है। वो क्या है? जलवाष्प। अब पहला पॉइंट है यहां पर कि जल की अवस्थाएं देख रहे हैं हम, तो जल बर्फ भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। बर्फ कैसा है, कैसी अवस्था है बर्फ? ठोस। इसका मतलब पदार्थ की एक अवस्था तो ठोस होती है, जल किस रूप में है? द्रव के रूप में। तो पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव होती है, और जल वाष्प किस रूप में है? गैस। तो पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस होती है। इसका मतलब पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं तो ये रही जी, जो जल के पास तीनों उपलब्ध हैं, वो तीनों अवस्थाओं में मिलता है और आराम से मिलता है ना। आसानी से आपको बर्फ बनानी है, फ्रिज में रख दीजिए, 4-5 घंटे बाद आपको बर्फ मिल जाएगी। ठीक है, आपको उसको द्रव में बदलना है, कमरे के ताप पर रख दीजिए, द्रव में बदल जाएगा। आप उसको गैस वाष्प में बदलना है तो आप एक बर्तन में रखिए, गैस पर रख दीजिए, उसकी भाप बनने लग जाएगी। तो जल तीनों अवस्थाओं में आसानी से मिल रहा है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। इसका मतलब जल की तीनों अवस्थाएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और पदार्थ की कुल अवस्थाओं की अगर बात की जाए तो दो अवस्थाएं और खोजी गई हैं, जिन्हें नाम दिया गया है, एक चौथी प्लाज्मा और पांचवी बोस-आइंस्टीन कंडेंस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यहां पर लिखेंगे यही कि पदार्थ की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उसे कुल 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। पदार्थ को
विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 कंडेंसेंट। ठीक है, अब हम ये देखिए, ये 3 तो मुख्य प्रावस्था है, मुख्य अवस्था है, और वो अन्य अवस्था है, उनको अलग से खोजा गया। ये 3 तो आप पहले भी पढ़ के आए हैं, अब इसमें मैंने 2 और जोड़ी हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर सम्मिलित हैं। ये 3 मुख्य है और ये 2 अवस्थाएं यहां में अलग से पढ़नी होंगी। कुछ उदाहरण की हम बात करते हैं। आपने एक रबड़ बैंड उठाया, एक रबड़ उठाई, ठीक है ना, जो बालों में लगाने के काम आती हो या किसी और पैकेट को बनाने के काम में आती हो। आपने उस रबड़ को खींचा, खींच के छोड़ दिया। अब बताइए क्या ये रबड़ की भौतिक अवस्था कैसी है? ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं रबर की। ठीक है, तो इस रबर की भौतिक अवस्था कैसी है ये आपको बताना है। दूसरा बिंदु है स्पंज। स्पंज आप सभी जानते हो, जिसको आप गद्दी भी कहते हैं कई बार। स्पंज, ये स्पंज क्या है? ठोस है या कुछ और अवस्था है? इसको आसानी से हम दबा देते हैं ना, दब जाती है, छोड़ते हैं तो अलग हो जाती है। तो ये स्पंज क्या है? ठीक है, अब मान लो तीसरा यहां ले रहा हूं मैं कि मैंने नमक लिया और उस नमक को अलग अलग बर्तनों में रख दिया, अलग अलग प्रकार के बर्तन में इसको रखा, तो क्या इस नमक की अवस्था बदलेगी? मान लो पहले तो मैंने एक ऐसा बर्तन लिया, इसमें रखा, अगली बार मैंने एक ऐसा बर्तन ले लिया, उसमें रख दिया, एक बार ग्लास ले लिया और एक बार मैंने इस तरह से कटोरी ले ली या फिर पेट्री डिश ले ली, उसमें रख दिया। तो इस नमक की अवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा या नमक की अवस्था कैसी है? चलो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस रबर की बात करते हैं। देखिए, रबर बैंड को जब हमने खींचा, खींचने पर वो खिंच गया, ठीक है, और जब हमने उसको छोड़ा तो वापस अपनी अवस्था में वो आ गया। और उसके वापस अपनी अवस्था में आते ही इसका मतलब क्या है कि रबर बैंड अपनी अवस्था में प्राप्त कर ली उसने, तो रबर बैंड क्या है? ठोस, सॉलिड। ठीक है, स्पंज को जब हमने दबाया तो उसके बीच में गैस के कण फंसे हुए थे, उसमें अंदर गैस थी, वो गैस निकल गई, वापस अपनी अवस्था में आ जाता छोड़ते ही। इसका मतलब ये भी क्या है? ठोस। रबर भी ठोस, स्पंज भी ठोस। अब नमक के कण, तो देखिए जब हम नमक के कण को अलग अलग बर्तन में रखते हैं तो उस नमक के क्रिस्टल की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका क्रिस्टल जिस प्रकार का है उसी प्रकार का रहता है, उस पर यहां किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नमक का क्रिस्टल ऐसा होता है तो वो ऐसा ही रहता है। आया कुछ समझ में? अब नमक का क्रिस्टल बनाया मैंने, जैसा है NaCl होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। आप उसको हाथ में लेके देखिए, वो क्रिस्टल जिस प्रकार का है उसी प्रकार का रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि बाह्य बल जब हमने लगाया तो बाह्य बल लगाने पर इस रबड़ की आकृति में परिवर्तन आ गया, लेकिन वो बाह्य बल के कारण आया, अपने आप उसमें आकृति में वो परिवर्तन स्थायी नहीं रहा। इसका मतलब वो क्या है? पुनः अपने आकार में आ गई। और अगर आपने ज्यादा बल लगा दिया तो ज्यादा बल लगाते क्या होगा? वो रबर बैंड टूट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शुगर, चीनी
या नमक, इनके टुकड़े को जब आप हाथ पर रखेंगे तो हाथ पर रख के जब आप उस पर उंगली लगाएंगे तो आप देखेंगे उसकी आकृति वही है, चाहे आप उसको बड़े ड्रम में रखें, चाहे छोटे बर्तन में रखें, चाहे थाली में रखें। तो ये भी क्या है, नमक हो, या फिर इसकी जगह चीनी का क्रिस्टल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के आकार में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं आ रहे। इसी प्रकार से स्पंज में क्या है कि उसके जो सूक्ष्म छिद्र हैं उनमें वायु भर जाती है। स्पंज में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन सूक्ष्म छिद्रों में वायु भर जाती है और उस वायु भरने के कारण वो थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे, जैसे आप उस पर दाब लगाएंगे, दाब लगाते हुए वायु वहां से बाहर निकल जाएगी और वायु के बाहर निकलते ही वो नीचे हो जाएगा, छोड़ते ही दोबारा से वायु हो जाएगी, तो फिर वो अपनी पूर्व आकृति में आ जाएगा। इसका मतलब तीनों क्या है, ठोस। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट रहेगा ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, और इस चैप्टर के अगले पार्ट अगली क्लास में। नमस्कार।